डियर एस्पिरेंट्स, एनसीएल की तरफ से असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। 270 टोटल पोस्ट हैं, यानी कि काफी अच्छी पोस्ट है। अगर मैं पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पर कंपेयर करूं तो उस बार से काफी अच्छी पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या ईएनटी हो, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर मैं बात करने आया हूं कि जब आप एज असिस्टेंट फोरमैन ज्वाइन करेंगे एनसीएल को, तो आपको क्या काम एग्जैक्टली वहां पर करना पड़ेगा, आपकी प्रमोशन की साइकिल क्या होगी और आपकी सैलरी क्या होगी, मतलब आपका एग्जैक्ट रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनसीएल में क्या होंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी असिस्टेंट फोरमैन के बारे में। 270 पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास है और आप सभी ने फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट कर दिया ही होगा। चलिए, तो मैं बात करूं अगर असिस्टेंट फोरमैन की, तो देखिए बेटा, यहां पर जो सैलरी है आपको बेसिक पे जो आपको मिलेगी वो 48,000 की मिलेगी, 48,000 इन सब कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ईएनटी में हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा। बाकी कैटेगरी में आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड 1 साल या 2 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं कि असिस्टेंट फोरमैन एनसीएल में होता कौन है, तो बेसिकली ये जो एनसीएल में असिस्टेंट फोरमैन है, ये एक सुपरवाइजरी टेक्निकल रोल होता है, जिसमें आपको सुपरवाइज करना होता है टेक्निकल काम को। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके अंडर में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनके काम को सुपरवाइज करना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो पहली चीज है कि एक सुपरवाइजरी टेक्निकल पोजीशन होती है एनसीएल के अंदर। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इस पोजीशन में आपको प्लान करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा टेक्निकल वर्क्स का, जो टेक्निकल काम माइंस में चल रहा है, क्योंकि माइन में बहुत सारा टेक्निकल काम है, चाहे वो एक्सकेवेशन का काम हो या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो या मैकेनिकल वर्क हो, बहुत सारा काम माइनिंग में होता रहता है। तो उन सब को आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथ जो टेक्निकल टीम है, उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। पहला काम तो आपका ये हो गया। दूसरी चीज है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल या 2 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी चीज यह है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन भी आपको करना पड़ेगा वर्क का, यानी कि क्या वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उसको आपको प्लान करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो अलोकेट टास्क एंड एंश्योर जॉब्स आर डन इन राइट सीक्वेंस एंड टाइम फ्रेम। आपको इस बात को एंश्योर करना पड़ेगा कि जो जॉब असाइन हुई है वो टाइम पर हो रही है, आपके जो अंडर में जो टेक्निकल टीम है, जो वर्कर हैं या जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो टाइमली काम को परफॉर्म कर रहे हैं और जो कंपनी ने गाइडलाइन दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा डिजाइन एंड सुपरवाइज वर्क रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट्स अंदर यूज हो रहे हैं उनका रिपेयर, उनका इंस्टॉलेशन और उनका मेंटेनेंस, ये सब आपको देखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो सुपरविजन एंड लीड टीम्स। अब आपको अपनी टीम को सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा। सुपरवाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क बाय टेक्निकल टीम। जो आपके अंडर में इलेक्ट्रिकल वर्कर्स हैं या जो मैकेनिकल की टीम है, उसको आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा ताकि वे अपने वर्क को सही से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है 1-2 साल की, आप एडुकेटेड हैं, आपके अंडर में जो वर्कर होते हैं, कई बार वो बहुत सारे वर्कर एडुकेटेड नहीं होते, तो उनको कंपनी की सेफ्टी गाइडलाइंस पता नहीं होती, उनको माइंस में काम कर रहे हैं, उनको रिस्क पता नहीं है, उनको सेफ्टी गाइडलाइंस पता नहीं है, स्पेशली अगर वो नए रिक्रूट मतलब नया उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है, तो उनको गाइडलाइंस नहीं पता होती, उनको कई बार रिस्क नहीं पता होता कि कहां पर रिस्क हो सकता है, सेफ्टी गाइडलाइंस उसको नहीं पता होती। तो ये सब भी आपको उनको बताना पड़ेगा। इसके बाद एंश्योर क्वालिटी वर्कमैनशिप एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। आप ये इस बात को एंश्योर करेंगे कि जो काम हो रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है और टाइमली वो कंप्लीट हो रहा है। अगला कि टेक पार्ट इन हैंड्स ऑन वर्क ऑन मोर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि कोई टास्क ऐसा है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, जो टेक्निकल टीम जो है, मतलब जो मैकेनिकल की टीम है या इलेक्ट्रीशियन की टीम है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप उसको अपने हैंड में भी ले सकते हैं और आप उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, आपको उनको प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि वो सही से काम करें, सेफ्टी के प्रोसीजर को फॉलो करें और जो टूल है उसका सही इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो नए टीम मेंबर हैं उनको भी आपको गाइड करना पड़ेगा ताकि वो टास्क को जल्दी सीख जाएं और एफिशिएंटली काम को परफॉर्म करें। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम यहां पर देखें तो अगर कोई जैसे एनसीएल कोई नया प्रोजेक्ट बना रही है, तो आपको हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आप उसके टास्क को, आप उसके कॉस्ट को, उसमें कौन कौन से टूल लग रहे हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, इन सब का एक एस्टिमेशन बनाएं। एस्टिमेट टाइम, मटेरियल एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट, है ना, किसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी कॉस्ट रिक्वायर्ड है, मटेरियल है या जो टाइम है, आप उसको एस्टिमेट करके बताएं। इसके अलावा प्रिपेयर जॉब एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जॉब और कॉस्ट का रिकॉर्ड आपको बनाना है। और फाइनली
रिपोर्ट बनानी है और अपने सुपरवाइजर को सबमिट करना है। इनिशिएट रिक्वायरमेंट्स फॉर टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई। अगर आपको लगता है कि किसी टूल की रिक्वायरमेंट है ना, या किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको भी इनिशिएट कर सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उसको लिखित में भेजेंगे और आपको वहां से वो चीजें, आपके ऑर्डर पर वो चीजें आ जाएंगे। तो ये काम भी आपको करना होगा। इसके अलावा सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस, अगर हम सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस की बात करें, देखो तो इंडस्ट्री में बहुत सारा रिस्क है, स्पेशली माइंस एक रिस्की जॉब है। तो वहां पर जो वर्कर आपके अंडर में काम कर रहे हैं ना, उनको आपको बताना है कि सेफ्टी की गाइडलाइंस को फॉलो करो ताकि रिस्क से बच सको और किसी भी एक्सीडेंट से आप बच सकें। इसके अलावा इंश्योर दैट वर्क कंडीशन मीट स्टैच्यूटरी एंड कंपनी सेफ्टी रेगुलेशन। आपको जो साइट है जहां पर ये काम हो रहा है और जो वर्क की कंडीशन है, आपको वो भी देखना है कि वो जो साइट है क्या वहां पर प्रॉपर प्रिकॉशन लिया गया है, क्या वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं आप उनको बता सकते हैं। तो ये काम होता है किसका, बेसिकली अगर हम देखें तो एक का असिस्टेंट फोरमैन का, ठीक है। इसके अलावा अब जब आपका प्रमोशन होगा, अब शुरू में 1-2 साल की तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जब शुरू में आपकी 1-2 साल की ट्रेनिंग होगी तो प्रमोशन की साइकिल में इनिशियली आप रहेंगे असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी ट्रेनी। जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आप ट्रेनी रहेंगे, ग्रेड सी में रहेंगे असिस्टेंट फोरमैन। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आप असिस्टेंट फोरमैन बनेंगे रेगुलर बेस पे। ये भी ग्रेड सी की ही जॉब है। इसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगता है, आपके काम से मैनेजमेंट खुश होता है और आप एक एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, फिर आपको प्रमोट किया जाता है फोरमैन की कैटेगरी में, जो कि ग्रेड बी की जॉब होती है। यहां से जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आप सीनियर फोरमैन बनते हैं, जो कि ग्रेड ए की जॉब होती है। इसके ऊपर आप बनते हैं चार्जमैन और इसके ऊपर आप जाते हैं एग्जीक्यूटिव कैडर में। और जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव कैडर में जाते हैं फिर आप वहां पर असिस्टेंट मैनेजर ये सब बन सकते हैं। तो ये है पूरी प्रमोशन की साइकिल। ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आप मुझे जरूर बताइए। देखिए बेटा, एनसीएल का जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। अगर आप 2024 का एग्जाम देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई हुई थी। अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एनसीएल के लिए तो ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इस गूगल फॉर्म के लिंक को यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे देखिए आपको यहाँ पर अपना पूरा डिटेल फिलअप करना है कि आपका नाम क्या है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीएल के लिए यस और नो, उसके बाद आपकी ब्रांच क्या है ना, कि आप ऑफर लेना चाहते हैं अर्ली बर्ड ऑफर, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सब आपको फिलअप करना है। अगर आपको एनसीएल की प्रॉपर तैयारी करनी है तो देखिए यहाँ पर आपको एनसीएल का कोर्स भी मिल जाएगा। ये जो एनसीएल का कोर्स है यहाँ पर इसकी प्राइस अभी दिख रही है आपको 2399। इसकी प्राइस यहाँ पर आपको देखिए 2399 दिख रही है। लेकिन जैसे ही आप प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर कोड अप्लाई करेंगे कूपन कोड, तो आपको बेटा ये मिल जाएगा बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर, और आपको ये मिल जाएगा 2199 में। तो अगर आप आर मिश्रा कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, RMISHRA, अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगी न्यू प्राइस वो मिलेगी 2199। ठीक है, तो आप इसमें इसको ले सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जामिनेशन डेट तक रहेगी। जब तक एनसीएल का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी आपके पास रहेगी, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी पोर्शन है आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। चलिए, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।